हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट की लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट की लास्ट टॉपिक के बारे में। लास्ट लेक्चर होगा ये, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सॉलिड की मैग्नेटिक बिहेवियर और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर क्या होती है। सॉलिड का सॉलिड की जो मैग्नेटिक बिहेवियर होती है, या तो सॉलिड मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है या तो रिपेल करेगा। इसका हिसाब से जो सॉलिड होती है वो कितनी टाइप की हो सकती हैं, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर का अनुसार जो सॉलिड होते हैं वो 5 टाइप के हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। इसी का बारे में बात करेंगे। फिर उसका बाद में हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में देखेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि सॉलिड में कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमी कंडक्टर होगा। इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट की लेक्चर नंबर 3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का सॉलिड स्टेट की लेक्चर 3 होगी। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 यूट्यूब पे अपलोड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड की मैग्नेटिक बिहेवियर्स ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नेटिक बिहेवियर में। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नेटिक बिहेवियर का बारे में। मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। सॉलिड की जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगी, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो सॉलिड की मैग्नेटिक बिहेवियर का बारे में पढ़ने से पहले या तो वो क्या करेगा, या तो वो मैग्नेट को, जो सॉलिड होगा वो मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या दूसरा क्या कर सकता है, वो रिपेल करेगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, यही फेनोमेना हो सकता है। या तो सॉलिड मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है या तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसी का हिसाब में जो सॉलिड को क्लासिफाइड किया गया है वो 5 पार्ट में किया गया है। तो जो पहला होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। दूसरा जो होता है वो होता है डायामैग्नेटिक। दूसरा क्या होता है बताइए? डायामैग्नेटिक। जो थर्ड होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक। और जो फोर्थ होता है वो होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्या होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, और जो 5 होता है वो होता है फेरी मैग्नेटिक। क्या होता है? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये 5 पार्ट में इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। और ये आप लोग क्लास 11 से ही देखते आ रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक होता क्या है। ठीक है ना? पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक होता क्या है? तो बताइए, पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? तो आप बोलेंगे जिसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, बात क्लियर है? अगर आपसे कोई बोलेगा डायामैग्नेटिक क्या है, तो आप बोलेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसका पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। या आप बोल सकते हैं जिसका पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुका है उसको हम लोग डायामैग्नेटिक बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन ये तीनों का बारे में आज आप लोग पढ़ेंगे। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक क्या है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आप एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है, मान लीजिए हम लोग के पास में FeCl3 है। क्या है? FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड है। और इसमें आपको बताना है कि जो Fe है और वो Cl है वो बताइए Fe पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो आप देखेंगे कि जो FeCl3 है वो कैसे बना होगा, मतलब कि यहाँ में Fe का चार्ज +3 होगा, और क्लोरीन तो क्या ही होता है, निगेटिव, मतलब 3Cl- होगा। और आपको बताना है कि Fe+3 पैरामैग्नेटिक होगा या Cl- डायामैग्नेटिक होगा, इसका बारे में आपको बतानी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे कि Fe का इलेक्ट्रॉनिक Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो आप बोलेंगे कि Fe का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो आपका मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या ही हो जाएगा, Fe का 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 3d6, ठीक है, यहां तक होगा। मतलब यहाँ में देखिए 26 है तो आप डायरेक्ट यहाँ से याद कर सकते हैं, s में 2 जाएगा, d में 6 जाएगा, मतलब 4s2 3d6। यहाँ तक समझ में आ रही है? ये तो पूरा नोबल गैस हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो ये डायरेक्ट नोबल गैस है। 18 हो गया, आर्गन हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है? तो यहाँ से Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, तो S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, D से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या ही हो गया, 3d5 हो गया। तो आपको मालूम है कि जो d ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं, d ऑर्बिटल, वो 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। तो आपने बना लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। तो बताइए एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में क्या इसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा? बचा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? आप बोलेंगे 5 है। तो जिसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो सब क्या होता है बताइए? जिसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये जो Fe+3 है वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि इसका पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? तो आप बोलेंगे 5 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का वजह से ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, आप ऐसे बता सकते हैं। अगर आपसे कोई बोलेगा कि बताइए Cl-1 पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, तो आप बोलेंगे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है। तो इसका लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 3s2 3p5। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, Cl- में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 3s2 3p6 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 3p की बात करें, p ऑर्बिटल 3 टाइप का होता है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए Cl- पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आप बोल देंगे डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने ही होंगे बताइए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। तो 0 हो गया, तो ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। तो ये तो थोड़ा सा आपको फील हो गया होगा कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होता क्या है। अब आइए हम लोग पूरा एक्चुअल मीनिंग को फील करें कि पैरामैग्नेटिक होता क्या है और डायमैग्नेटिक होता क्या है। तो आइए ध्यान दीजिए। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक से, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिक, फिर डायमैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक, फिर एंटी, फिर फेरीमैग्नेटिक। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बात क्लियर है? आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे और आप लोग कॉपी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरामैग्नेटिक के बारे में। किसका बारे में बात करेंगे? पैरामैग्नेटिक का बारे में। किसका बारे में बात करेंगे? पैरामैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक जो होता है वो क्या होता है? अट्रैक्शन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो अट्रैक्शन शो करता है। मतलब ये क्या हो जाता है? ये किसके लिए अट्रैक्शन शो करता है? मतलब आप लिख सकते हैं कि अट्रैक्शन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये है इसकी इंपॉर्टेंट सी बातें, ठीक है, बात क्लियर है? तो अगर मान लो हम लोग का पास में एक सब्सटेंस है, क्या है? हम लोग का पास में एक सब्सटेंस है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। यहाँ से क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। तो ये क्या करता है? सब्सटेंस जो होता है, ये जो सब्सटेंस होता है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। तो ये जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। जितने भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है, ये सब्सटेंस उसको क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रही थी वो इस सब्सटेंस से होकर गुजरती है। तो इसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोला जाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि ये क्या होता है? दे एक्ट एज मैग्नेट। ये मैग्नेट का, अगर हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो ये मैग्नेट का जैसा बिहेव करने लगता है। लेकिन जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो ये फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, तब वो मैग्नेट का जैसा बिहेव नहीं करता है। तो वही मैं लिखा रहा हूं, दे एक्ट एज मैग्नेट इफ दे एक्ट एज मैग्नेट इफ दे आर प्लेस
if they are placed at magnetic field. अगर हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेट का जैसा बिहेव करेगा। इफ रिमूव, अगर हम लोग निकाल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, देन ठीक है। तो ये बात है, आप लोग यहां से समझ सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग इसको मैग्नेट, ये मैग्नेट का जैसा बिहेव कब करता है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है। अगर हम लोग निकाल देते हैं तो ये क्या कर लेता है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामैग्नेटिक क्या है, ठीक है ना। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट कर लेता है, उसी को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अभी आपने देखा था कि जो Fe+3 था वो पैरामैग्नेटिक था, क्योंकि उसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जिसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही पैरामैग्नेटिक, वही क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि जिसका पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसका पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका जो एग्जांपल होता है वो कॉपी कर लीजिए, Cu+2, Fe+3 और टाइटेनियम ऑक्साइड TiO। तो ये जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप कॉपी कर लिए होंगे। चलिए, दूसरा होता है हम लोग का डायामैग्नेटिक। दूसरा क्या होता है हम लोग का, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डायामैग्नेटिक। तो देखिए डायामैग्नेटिक क्या होता है, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, मान लो ये एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। यहाँ से क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। तो ये क्या कर लेता है, ये मटेरियल क्या कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। तो ऐसा सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। इसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका पास सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ में आप लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ में क्या ही होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का वजह से ये क्या कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। तो आप लोग यहाँ में लिख सकते हैं कि दे डू नॉट शो मैग्नेटिक बिहेवियर, डू नॉट दे डू नॉट शो मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये है हम लोग का डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक का जो एग्जांपल होगा वो आप लोग कॉपी कर लीजिए। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैं यही एग्जांपल को लेता हूँ। लेकिन एग्जांपल तो बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। TiO2 और यहाँ में हम लोग का है V2O5। तो ये बार बार क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर आपसे कोई बोलेगा TiO क्या है, तो TiO क्या है, पैरामैग्नेटिक, और TiO2 क्या है, डायामैग्नेटिक। समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। तो दे ये मैग्नेटिक बिहेवियर का, दे डू नॉट शो मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि ये क्या कर लेता है, इसका पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है वो एक दूसरे को क्या कर देती है, रिपेल कर देता है ना, रिपेल कर देता है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। समझ में आना भी चाहिए, इजी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे इसका क्या। अब हम लोग बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक के बारे में। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ में क्या होगा, मैं पेन को सिलेक्ट कर लूँ, हाँ ठीक है। तो अब देखिए हम लोग का जो होगा, हम लोग का अब क्या बच गया, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फिर होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। मैं इसको एक बार और लिख देता हूं, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फेरोमैग्नेटिक,
हाँ ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग को पढ़ना है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फिर पढ़ना है एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और तीसरा जो पढ़ना है, नेक्स्ट जो पढ़ना है फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, ये तीन पढ़ना है। अच्छा देखिए, इस तीनों का नाम अलग क्यों पड़ा? देखिए, ये तीनों का पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तभी भी इसका नाम अलग क्यों है? आप लोग का दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि अगर इसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका नाम पैरामैग्नेटिक क्यों नहीं है, क्यों इसका नाम फेरोमैग्नेटिक हो गया, क्यों इसका नाम एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया, और ये इसका नाम फेरी मैग्नेटिक हो गया, क्यों इसका नाम ऐसा हो गया? तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर जितना शो करना चाहिए उससे ज्यादा शो करता है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है फेरोमैग्नेटिक। क्या नाम हो जाता है? फेरोमैग्नेटिक। जितना इसका मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए था उससे ये ज्यादा शो करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। देखिए, इसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है? ये डाया मैग्नेटिक जैसा, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या ही हो जाता है? जीरो हो जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये डाया मैग्नेटिक का जैसा बिहेव करता है, तो नाम हो जाता है एंटी फेरो। और फेरी मैग्नेटिक का मतलब होता है कि जितना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए उससे कम शो करता है, तो नाम हो जाता है फेरी मैग्नेटिक। क्या आपने समझा? अभी मैं आपको एक एक एग्जांपल करके पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है जितना जितना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए उससे ज्यादा शो करता है, तो नाम हो गया फेरो। जितना शो करना चाहिए था, देखो इसका पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस का जैसा बिहेव करता है, इसलिए नाम हो गया एंटी फेरो। और यहाँ में क्या होता है कि जितना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए था उससे कम शो करता है, इसलिए इसका नाम हो गया फेरी मैग्नेटिक। क्या आपको समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग का स्टार्ट होगा, हम लोग का ये थर्ड नंबर का होगा, जिसका नाम होगा फेरोमैग्नेटिक। फेरो फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक को हम लोग बोलते हैं इनहेंस पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? इनहेंस इनहेंस पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इनहेंस पैरामैग्नेटिक। इनहेंस पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि इट शो more paramagnetic character, it's a more paramagnetic behavior as compared to original। ठीक है, मतलब कि इसको जितना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए था उससे ये ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, तो नाम हो गया फेरोमैग्नेटिक। क्या हो गया? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है ना, ये क्या हो गया? फेरोमैग्नेटिक। और जैसे ही हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो ये मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है, लेकिन आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तभी भी ये क्या होगा? मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक। मतलब कि जब आप लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो ये मैग्नेट का जैसा बिहेव करेगा, लेकिन जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देंगे तभी भी ये क्या होगा? तभी भी ये क्या होगा? मैग्नेट का जैसा बिहेव करेगा, इसलिए इसका नाम हो गया फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक एक पैरामैग्नेटिक पैरा ओ सॉरी परमानेंट मैग्नेट होता है। फेरोमैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट होता है। लेकिन आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा कि क्या बोला जा रहा है। इनहेंस पैरामैग्नेटिक, जितना पैरामैग्नेटिक शो करना चाहिए उससे ज्यादा होता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। ओके, आप थोड़ा सा लास्ट तक देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ये बताइए पैरामैग्नेटिक है कि क्या है, तो आप लोग एग्जाम्पल इसको याद रखेंगे। तो इसमें क्या होगा? Fe आयरन होगा, निकल होगा, CrO2 होगा। तो ये इस किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? फेरोमैग्नेटिक। तो इसका जो मैग्नेटिक करेक्टर होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, काफी ज्यादा होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको मालूम होगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से लिखा जाता था, तो ये फॉर्मूला होता था √n+2, याद ही होगा। वोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट था BM। तो यहाँ में n क्या था? n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है।
ठीक है, तो यहाँ में n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ में देखिए n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या ही आता है, मैक्सिमम आता है। मैग्नेटिक मोमेंट इसका किसका मैक्सिमम होता है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है। जितना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए उससे ज्यादा शो करता है, तो इसलिए हो गया नाम फेरोमैग्नेटिक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, ये एग्जांपल है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों ज्यादा शो करता है उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग का जो फोर्थ नंबर है उसका नाम होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्या नाम होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसका नाम होगा हम लोग का एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, आप साथ में कॉपी करते रहेंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा, रिवीजन करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो ये नाम होगा, इसका नाम हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं। तो ये क्या होगा कि इसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये किसका जैसा बिहेव करता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जैसा बिहेव करता है। तो आप लिख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट बट बिहेव लाइक ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका पास क्या ही होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट बट मटेरियल मटेरियल बिहेव like a diamagnetic substance। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए तो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये डायामैग्नेटिक का सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्या नाम होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। देखो बुक में लिखा होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर मैग्नेटिक मोमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यही मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। केवल आप लोग जितना बताया जा रहा है आप उतना समझिए और नोट करिए, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, म्यू, म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या होता है, जीरो होता है। मैग्नेटिक मतलब डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट क्या ही होता है, जीरो होता है, या मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ रहा होगा आपको। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या ही होगा, सॉरी, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा Fe2O3, और इसका एग्जाम्पल होगा MnO, और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा MnO2। तो ये सब इसका क्या है, एग्जाम्पल है किसका, एंटी फेरोमैग्नेटिक का। तो आप लोग अभी थोड़ा देर में देखेंगे कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी डायामैग्नेटिक का जैसा बिहेव क्यों करता है। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा, जो नेक्स्ट होगा 5 होगा, उसका नाम होगा फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं जितना ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करना चाहिए उससे कम करता है, इसलिए इसका नाम होता है फेरा, इसलिए इसका नाम होता है फेरी मैग्नेटिक। क्या नाम होता है, फेरी मैग्नेटिक। इसको बोला जाता है लेस पैरामैग्नेटिक। क्या बोला जाता है, लेस पैरामैग्नेटिक। क्या बोला जाएगा, लेस पैरामैग्नेटिक। जितना इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए था उससे ये कम शो करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेस पैरामैग्नेटिक, या इसको बोलते हैं सब या सप्रेस पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, सप्रेस पैरामैग्नेटिक। समझ में आ गया, सप्रेस पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। तो इसका मतलब यही होगा कि इट्स सो लेस पैरामैग्नेटिक, इट्स सो लेस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, it's so less paramagnetic behavior, it's so less paramagnetic as compared to, as compared to, ये इसको काट दीजिए, as compared to original। ठीक है, समझ में आ गया, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या होता है, ये हो गया हम लोग का फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ में देखिए इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसका जो म्यू होगा, ठीक है, म्यू, ठीक है, समझ में आ गया म्यू, या आप लोग बोल सकते हैं इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो फेरोमैग्नेटिक से कम होगा। किसे कम होगा,
फेरोमैग्नेटिक से कम होगा। इसका जो फेरीमैग्नेटिक का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो फेरोमैग्नेटिक से, ये फेरो से कम ही होगा। ये है फेरी। फेरी का डाइपोल मोमेंट जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू फेरोमैग्नेटिक, मतलब कि फेरोमैग्नेटिक का डाइपोल मोमेंट से इसका फेरीमैग्नेटिक का डाइपोल मोमेंट हमेशा कम होगा या इक्वल हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये कहानी थी, समझ में आ गया? ये कहानी को अब हम लोगों को समझना है कि देखिए, आपने देखा कि पैरामैग्नेटिक उसको बोलते हैं जिसमें, पैरामैग्नेटिक इसको बोलते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या करता है, मैग्नेटिक, वो सब्सटेंस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बात क्लियर है? अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो मैग्नेट का जैसा बिहेव करेगा। जब आप लोग उसको रिमूव कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, तो वो मैग्नेट का जैसा बिहेव नहीं करेगा, तो पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल कर देता है। फिर आपने देखा था फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या था, कि जितना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए उससे ज्यादा शो करता है। ठीक है, बात क्लियर है? उसका नाम हो गया फेरो। एंटी फेरो मतलब उसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो डायामैग्नेटिक का जैसा बिहेव करता है, तो नाम हो गया एंटी फेरो। फेरी मैग्नेटिक में जितना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए उससे कम शो करता है, तो नाम हो गया फेरी मैग्नेटिक। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि ये क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, एक्चुअली जो हम लोग का, जो मान लो कि कोई भी मेटल होता है, मेटल अगर हम लोग इसको हीट कर देते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, मान लो ये कुछ आयन में टूटेगा और ये एन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो ये जो मेटल है, स्मॉल मेटल है, तो ये क्या होता है, स्मॉल डाइपोल जनरेट करता है। स्मॉल डाइपोल होता है, ठीक है ना? स्मॉल क्या करता है, डाइपोल जनरेट करता है। डाइपोल का मतलब होता है इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज, कुछ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ये अरेंजमेंट होता है। ठीक है, बात क्लियर है? ऐसे ही यहाँ में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसी का हिसाब से ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, कोई कम मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो मान लीजिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास में एटम है और वो एटम Fe का है, आप किसी का भी मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ में एटम है, तो जब आपने हिट किया तो वहां में इलेक्ट्रॉन लूज किया, और वो इलेक्ट्रॉन में कुछ कुछ का डायरेक्शन, मान लो जो पॉजिटिव है उसका डायरेक्शन इधर में है, उसका मान लो कुछ डायरेक्शन इधर बना, किसकी डायरेक्शन इधर हो गई, कोई डायरेक्शन ऐसा रेंडम तरह से क्या है, अरेंजमेंट है। ठीक है, बात क्लियर है? मान लो ये ऐसा इसका मतलब अरेंजमेंट है। मान लो एटम का डायरेक्शन, मान लो इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोल देते हैं साउथ पोल। ठीक है, बात क्लियर? साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो कोई भी डायरेक्शन में रेंडम क्या है, अरेंजमेंट है। तो जब हम लोग इसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, क्या करते हैं इसको मैग्नेटिक, मान लो इसको हम लोग एक रीजन बना लेते हैं, सॉरी अभी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस नहीं करते हैं, तो हम लोग एक डोमेन बना लेते हैं। जो भी डायरेक्शन, मान लो जो ऊपर वाला डायरेक्शन है उसको 5-6 लाइन को हम लोग क्या बोल दिए, एक डोमेन बोल दिए, एक एक साथ में रख दिए। और इसको हम लोग क्या कलेक्टिवली क्या बोला गया, इसको डोमेन बोला गया। क्या बोला गया, डोमेन। तो मान लो जो इस डायरेक्शन में जा रहा है उसका डोमेन ये है, मान लो जो इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे उनका डोमेन ये हो गया, जो नीचे डायरेक्शन जा रहा है उसका डोमेन ये होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही डोमेन बनाया गया। ठीक है ना, बात क्लियर है? तो यहाँ में हम लोग क्या किए, डोमेन बना दिए अलग अलग, जिस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग क्या बोले, उस डायरेक्शन में उसको हम लोग क्या बना ले, एक एक डोमेन को डिफाइन कर दिए। ठीक है, बात क्लियर है? मतलब कि कुछ इस तरह जा रहा है, कोई इस तरह जा रहा है, कोई नीचे की तरफ जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस डोमेन को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, देखा गया जब इसको हम लोग क्या किस में फील करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में, या में इसको किस में फील करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखा गया कि ये जो डोमेन जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया तो अगर सबका डायरेक्शन एक, जब जैसे ही मान लो इसको इस डोमेन को मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस किया गया, अगर सारा का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में हो गया, सारा का जो या भी आप लोग का डोमेन अलग अलग डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया तो अगर इसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो गया तो इसका नाम हो गया फेरोमैग्नेटिक। क्या नाम हो गया, फेरोमैग्नेटिक। क्या आपको समझ में आ रही है? फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट होते हैं वो सारा सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। सारा अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक होने का वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आता है, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आता है।
क्योंकि सब एक डायरेक्शन में आ गए। और एंटी में क्या हुआ, देखिए एंटी फेरो में क्या हुआ, जैसे ही हम लोग इस डोमेन को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए तो कुछ डायरेक्शन ऊपर में, मान लो एक डायरेक्शन ऊपर हुआ तो दूसरा नीचे हुआ, एक ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो दूसरा नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो आपको ऐसा देख के लग रहा होगा एक दूसरे को तो वेक्टर एक दूसरे को तो कैंसिल करेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना ही होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए ये डायामैग्नेटिक जैसा बिहेव करता है। और तीसरा जो हो गया वो फेरी मैग्नेटिक, क्या था, फेरी मैग्नेटिक। तो फेरी मैग्नेटिक में क्या हुआ कि जैसे इस रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए तो कुछ वेक्टर, ज्यादातर वेक्टर एक डायरेक्शन में, मान लो ये 3 वेक्टर एक डायरेक्शन में, एक वेक्टर नीचे वाला डायरेक्शन में, 2 वेक्टर नीचे, फिर ऐसा सेम डायरेक्शन में, फिर नीचे वेक्टर। तो देख रहे हैं कि ऊपर में 3 वेक्टर है, नीचे में 2 वेक्टर है, तो ये पूरा कंप्लीटली एक दूसरे को तो कैंसिल नहीं कर पाएगा, 2 वेक्टर से सब कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक वेक्टर का वजह से ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, मतलब जितना शो करना चाहिए उससे कम शो करेगा, इसलिए इसका नाम हो जाता है फेरी मैग्नेटिक। क्या हो जाता है, फेरी मैग्नेटिक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फेरी मैग्नेटिक आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बारे में, आप यहां तक कॉपी कर लीजिए। तो अभी मैग्नेटिक बिहेवियर का बारे में पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बारे में। सॉलिड की इलेक्ट्रिकल, ये लास्ट टॉपिक होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग हेडिंग में लिखेंगे, हम लोग हेडिंग में लिखेंगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में हम लोग देखेंगे तो सॉलिड होगा उसको 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, कितना टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, तीन तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, और आइए देखते हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो ठीक, थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ में ध्यान देंगे। ठीक, चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाँ ठीक है, बन गया। तो अब हम लोग बात करते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसमें हम लोग का पढ़ना है कंडक्टर, कंडक्टर, दूसरा पढ़ना है इंसुलेटर, और थर्ड पढ़ना है सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और सेमी कंडक्टर क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कंडक्टर का मतलब होता है कि आप लोग को मालूम है जिसमें इलेक्ट्रॉन इजी से फ्लो हो जाता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इजिली इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है, जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, इजिली हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। मतलब इसको, मतलब यहाँ में क्या करते हैं, मटेरियल डू नॉट फ्लो इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन, ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो यहाँ में डू नॉट फ्लो इलेक्ट्रॉन, विच डू नॉट अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, डू नॉट फ्लो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करता है, ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करता है। और यहाँ में सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिस जो कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इसका, इसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, बात क्लियर है, क्या बोलते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर। मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, बात क्लियर है, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच में लाई करती है उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अच्छा, ये सब बात हो गई, ये सब तो बचपन से ही हम लोग सीखे सीखे आ रहे हैं कि जो
कंडक्टर होता है जैसे आयरन रॉड, ये सब क्या होता है, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, क्योंकि इसका पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इंसुलेटर में वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन का क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। बात क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन का नहीं मतलब ये इंसुलेटर होते हैं। जैसे आप लोग जैसे आप लोग पिलास हिंदी में बोला जाता है, ठीक है ना, उसका ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का कवर करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो, शॉक से बचे, तो उसको बोलेंगे इंसुलेटर। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जिसकी कंडक्टिविटी रेंज, कंडक्टर में क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी रेंज 10⁴ से लेके 10⁷ ओम मीटर तक होती है, ओम मीटर -1 तक होती है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कंडक्टर। जिसकी कंडक्टिविटी रेंज, ठीक है, कंडक्टिविटी रेंज 10⁴ से लेके 10⁷ तक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर या इसको बोला जाता है नॉन कंडक्टर, तो इसकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 से लेके 10⁴ तक होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। और जिसकी कंडक्टिविटी 10⁻20 से लेके 10⁻10 होती है, उसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेमीकंडक्टर का बारे में जानना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है, कंडक्टर क्यों होता है, इसको बताया गया है बैंड थ्योरी से। किससे बताया गया है, बैलेंस बैंड थ्योरी से। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे बैंड थ्योरी। क्या लिखेंगे, बैंड थ्योरी। ठीक है, तो इसको हम लोग को ज्यादा समझना है कि बैंड थ्योरी क्या ही है। तो देखिए बैंड थ्योरी क्या है, उसको हम लोगों को अच्छा से समझना है। ठीक है, बैंड थ्योरी को अच्छा से समझना है। तो देखिए जो बैंड थ्योरी है, इसमें क्या बताया गया है कि जो सॉलिड जो होते हैं, क्या होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उनको दो तरह, एक तो होता है बैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्टेंस बैंड। जो पहला होता है, जो सॉलिड होगा, वो या तो कहाँ में जाएगा, मतलब सेमी, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये बैंड थ्योरी जिससे आपको बताता है कि ये कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमी कंडक्टर होगा। तो ये एक होता है बैलेंस बैंड, क्या होता है, बैलेंस बैंड। और दूसरा होता है कंडक्टेंस बैंड। क्या होता है, कंडक्टेंस बैंड। ठीक है, समझ में आ रहा है, पहला होता है बैलेंस बैंड और दूसरा क्या होता है, कंडक्टेंस बैंड होता है। ठीक है, तो यहाँ में आप ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करना है कि हम लोगों को एक एग्जांपल लेना है और एग्जांपल का तौर पे समझना है कि बैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्टेंस कंडक्टेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। आप इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन का। ठीक है ना, सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। तो इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6। तो देखिए काउंट करिए कितना हो गया, 2 2 4 10, 2 12, 12 यहाँ में क्या होगा, 3p4 होगा। क्या होगा, 3p4। उसके बाद मान लो ये 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 0। 3D में तो इलेक्ट्रॉन कितना ही हो गया, 0 हो गया। अच्छा देखिए 14 हो गया। तो मैंने कुछ गलत कर दिया, आपने बताया भी नहीं। 2 2 4 10, 2 12, तो यहाँ में पी में कितना होगा, पी में कितना होगा बताइए, पी में कितना होगा, 2 होगा ना, पी में कितना होगा। हम लोग बताते भी नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा। देखिए 2p2 हो गया, 3p2 हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ में क्या होता है, अच्छा बताइए, यहाँ में दो टाइप का बैंड होता है, एक होता है बैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। तो ये जो लास्ट वाला सेल है, बैलेंस सेल, ये देखिए बैलेंस सेल, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेल, लास्ट सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल। अच्छा देखिए बैलेंस सेल में क्या होता है कि जो जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो नीचे बैठ जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं फिल होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है। तो जो नीचे होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली होता है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखिए आप लोग पढ़े ही हैं, आप लोग क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े ही हैं कि जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ता है तो एनर्जी की जो गैप होती है वो कम हो जाती है। मान लो ये हम लोग का हो गया, मैं आपको और ही अच्छा से समझाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप लोग समझेंगे। तो मान लो ये एनर्जी हो गया, इसमें मान लो 3s हो गया।
3s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, फिर ऊपर जाएंगे तो हम लोगों का क्या मिलेगा, 3p मिलेगा। ठीक है, और ये एनर्जी गैप काफी बहुत ही कम होती है। ठीक है, एनर्जी गैप क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और क्या 3d, और ऊपर में आए तो ये हो गया 3d। क्या हो गया, 3d। 3d में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, जीरो है। क्या है, अरे जीरो है। तो देखिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ये दोनों मिलके एक लाइन हो जाती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो इसको बोला गया बैलेंस बैंड। क्या बोला गया, बैलेंस बैंड। क्या बोला गया, बैलेंस बैंड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं होता है, उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। क्या बोला जाता है भाई, कंडक्शन बैंड। क्या बात क्लियर है ना। तो ये है बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाता है, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, बात क्लियर है। ये तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपको समझ में आ गया। तो क्या आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, बताइए, क्या ये गैप दिखाई दे रहा है। और इसी गैप को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोला जाता है, फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोला जाता है, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप। ये इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। तो देखिए क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है ना, जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, ये जो बैलेंस बैंड होता है और कंडक्टेंस बैंड आपस में कोलाइड कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है, जिसका वजह से इलेक्ट्रॉन इजी से फ्लो करता है, इसलिए इसका नाम हो गया कंडक्टर। क्या नाम हो गया, कंडक्टर। समझ में आ गया। देखिए, अरे देख लीजिए, अरे देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। मेट सॉरी, देखो कभी कभी गलती हो ही जाती है, तो इंसान से गलती हो ही जाती है, आप लोगों को भी पता है। तो मान लो हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टर की, किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर में देखिए ये होता है, क्या होता है, क्या होता है बोलो, वैलेंस बैंड। और दूसरा होता है कंडक्टेंस बैंड। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड, और कंडक्टेंस बैंड हमेशा ऊपर होता है। और ये देखिए, ये आपको नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है बताइए, जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड, बैंड। और ऊपर वाला को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। तो देखिए यहाँ में ये जो गैप है वो काफी कम है, ये गैप है वो काफी कम है। यहाँ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यहाँ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यहाँ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन को, जैसे ही इलेक्ट्रॉन, देखो क्या ये इलेक्ट्रॉन आराम से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आराम से मूव कर सकता है, इसलिए ये कंडक्टर कहलाता है। क्योंकि यहाँ में एनर्जी गैप जो होती है वो क्या होती है, या फॉरबिडन गैप जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, एनर्जी गैप नहीं होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन इजी से फ्लो करता है, जिसका वजह से ये कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, कंडक्टर कहलाता है। बात क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इंसुलेटर। क्या देखते हैं, इंसुलेटर। ठीक है ना, इंसुलेटर। अच्छा देखिए, इंसुलेटर में क्या होता है कि जो ये बैलेंस बैंड है और ये होता है कंडक्टेंस बैंड। ठीक है, ये क्या होगा, बैलेंस बैंड, और दूसरा क्या होता है, कंडक्टेंस बैंड होता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये होता है हम लोग का कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड बी, और ये होता है हम लोग का बैलेंस बैंड। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ में क्या होता है कि ये जो गैप होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है। मान लो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ में होता है, इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बैंड में होता है। ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ में फ्लो ही नहीं कर पाता है। इसलिए इसको बोला जाता है इंसुलेटर। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और ये जो गैप होती है वो ग्रेट कितना होती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है गैप। जो एनर्जी गैप होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ में जंप नहीं कर पाता है, इसलिए ये इंसुलेटर कहलाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये मतलब होता है। तो एनर्जी गैप देखिए कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा गैप होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है। तो अगर 5 से इंटू करेंगे तो इतना जूल एनर्जी चाहिए, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, इसलिए इसका नाम सेमीकंडक्टर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए सेमीकंडक्टर, अब आएंगे हम लोग सेमीकंडक्टर। तो ये जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो
वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड का बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, गैप होता है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होता है, इंसुलेटर इतना ज्यादा नहीं होता है। ये कम से कम क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ जो बढ़ा देंगे ना, अगर आप लोग यहाँ में टेम्परेचर आप लोग बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से कहाँ में चला जाता है, वैलेंस बैंड से कहाँ में चला जाता है, कंडक्टेंस बैंड में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। और ये कंडक्टर कब होगा, जब इसको हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस कंडक्शन बैंड में चला जाता है। समझ में आ गया, तो इसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है, सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है भाई, सेमीकंडक्टर। तो अब हम लोग को देखना है कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या बात करेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। आप तब तक इसको कॉपी कर लीजिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो क्या आप लोग सेमीकंडक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो सेमीकंडक्टर सबसे अच्छा कौन होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर होता है। अब्सोल्यूट अगर टेम्परेचर हम मान लो हम लोग का अब्सोल्यूट अब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, अगर अब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, अगर अब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कंडक्टिविटी बोलिए, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ में मूव करना है तो क्या आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट हो जाएगा, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को पढ़ना है सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये सबसे लास्ट लास्ट समय में लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, और आपको भी मजा आ रहा है और मुझे भी मजा आ रहा है पढ़ाने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर होगा, देखिए पहले बार में ही ये क्या हुआ, अच्छा से नहीं लिखाया, अच्छा से लिखा जाए, ठीक है। हाँ देखिए सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सेमीकंडक्टर। और जो सेमीकंडक्टर होता है वो दो टाइप का होता है। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक होता है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसी को बोला जाता है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, जो प्योर होता है, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसी को बोला जाता है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये प्योर सेमीकंडक्टर को बोला जाता है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर मान लो कि उसकी कंडक्टिविटी में कुछ इंप्योरिटीज मिला दिया जाए, अगर मान लो सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज मिला के अगर उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है तो उसका नाम हो जाता है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या हम लोग ये ऐड करते हैं, इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, इंप्योरिटीज क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इंप्योरिटीज मिलाने से क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ऐसा टाइप का सेमीकंडक्टर को एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। इंप्योरिटीज मिलाने पे अगर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर होगा। समझ में आ रहा है बात। तो जो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर में मतलब कि जो हम लोग इंप्योरिटीज मिलाते हैं, मान लो हम लोग का प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग इंप्योरिटीज मिला देते हैं तो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर हो जाता है। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। क्या बोला जाता है, डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है कि अगर हम लोग के पास में प्योर सेमीकंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी कम है, तो उसमें हम लोग इंप्योरिटीज मिला देते हैं। इंप्योरिटीज हम लोग ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 15 को ही मिलाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। जो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर होता है वो दो टाइप का होता है। एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पी टाइप और दूसरे होते हैं एन टाइप। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए मान लो एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, क्योंकि ये अच्छा क्रिस्टल होता है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, ऐसे आप लोग बनाते रहेंगे। और ये सिलिकॉन क्योंकि ये कार्बन फैमिली का मेंबर है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो ये सिलिकॉन है,
ये बॉन्ड बना रहा है, ये क्रिस्टल है, ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही बॉन्ड बना रहा है। तो अगर मान लो यहाँ में क्या होगा कि अगर हम लोग मान लो ये क्रिस्टल है, तो यहाँ में हमने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किए, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर की। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ में शिफ्ट किया। मान लो जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ में शिफ्ट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ में शिफ्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगेगा, तो इसलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या आप लोग समझे हैं? अब हम लोग को देखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। पी टाइप का मतलब होता है जहां में पॉजिटिव चार्ज एक्सेस अमाउंट में हो। पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज जो हो, मतलब आपको समझाने के लिए यहाँ में देखिए, पॉजिटिव चार्ज कहाँ में हो, एक्सेस में हो, काफी ज्यादा हो। अच्छा बताइए, जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है? बताइए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिफिशियंट होता है या रिच होता है? तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, वो डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। पॉजिटिव तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तभी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा मान लो ये यहाँ में क्या होगा कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ में है, ये कब पॉजिटिव होगा, जब इलेक्ट्रॉन का लूज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो यही जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, इसी को हम लोग यहाँ में क्या बोलते हैं, होल का नाम से जानते हैं। क्या, किसका नाम से, होल का नाम से जानते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब होल्स, होल का वजह से होता है, होल का वजह से कंडक्टिविटी होती है, उसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ये सब इंट्रांसिट सेमीकंडक्टर होता है जब इसमें हम लोग इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं। ठीक है, इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा कुछ समझ में आना चाहिए। ये हम लोग का मान लो ग्रुप नंबर 13 होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर होता है कहे, ठीक है, उसका होता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, एस बी है, ये एस बी है। तो देखिए याद करने का तरीका, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये तो याद ही है। और सी मतलब कहे शिव जी सुनो प्रभु, ये भी याद हो गया। एन मतलब नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, ये कि मैंने ये इसको पढ़ा दिया, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। और आप लोग अपने घर में ढूंढते रहिए, पड़ोसन वाला ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल नहीं मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि सर ने गलती पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, ये जस्ट आपको याद करने के लिए तरीका है, याद करने के लिए आपको बताया गया तरीका है जिससे आपको याद हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ में, ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है वो गुड सेमीकंडक्टर होता है। ये क्या होता है, गुड सेमीकंडक्टर, ये काफी अच्छा सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ में देखिए जिसका पास कमी होगा, ये इसका जैसा बनेगा। ठीक है, बात क्लियर है? इसका पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मान लो ये इसका जैसा बनेगा। मान लो इसका पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये जो जो ग्रुप नंबर 13 वाले जो होते हैं, ग्रुप नंबर ये 13 वाले जो एलिमेंट होते हैं, इसमें अगर हम लोग इम्प्यूरिटीज मिला देते हैं तो ये किसका जैसा बन, मतलब मान लो ये क्रिस्टल है, अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, अगर उसमें हम लोग ग्रुप 13 वाला एलिमेंट को मिला देते हैं, उसका वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, बात क्लियर है? क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, बात क्लियर है? अगर हम लोग ग्रुप 15 वाले एलिमेंट को मिला देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको ही समझना है। तो मान लीजिए हम लोग का यहाँ में क्या है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये बहुत ही ईजी आपको समझ में आ जाएगा। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, मान लो हम लोग थैलियम मिला दिए, क्या मिला दिए, थैलियम मिला दिए। अब देखिए यहाँ में भी थैलियम मिला दिए, तो देखिए थैलियम तो यहाँ में हम लोग का ध्यान दीजिए, थैलियम और यहाँ में हम लोग का क्या होगा, सिलिकॉन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो थैलियम कितना ही बॉन्ड बनाएगा, थैलियम तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 13 का है, आउटर मोशन में 3 होगा। लेकिन और सब तो यहाँ में सिलिकॉन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका पास एक इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा।
ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ में क्या होगा, इस सिलिकॉन का पास में ये तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, क्या आप समझ में आ रहा होगा। तो ये इसका पास क्या होगा, ये सिलिकॉन का पास में 1 इलेक्ट्रॉन खाली होगा, क्योंकि थैलियम तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए क्या होगा, होल का वजह से यहाँ में इस थैलियम में क्या हो गया, एक होल हो गया, मतलब ये इसका पास कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस जाके होल में क्रिएट हो जाता है, तो इसका पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये होल सिलिकॉन का पास में क्रिएट हो जाएगा, तो इसका पास वाला इलेक्ट्रॉन था अब इसका होल में चला जाएगा, तो इसका पास अब एक होल क्रिएट हो जाएगा। इसका वजह से जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो होल का वजह से होती है। अब हम लोग को जानना है एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या जानना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको क्या ही करना है, ग्रुप 15 वाले एलिमेंट को यहाँ में आपको मिक्स कर देना है, इंप्योरिटीज मिला देना है ग्रुप नंबर 15 वाले को। मान लो आपने यहाँ में फास्फोरस को मिला दिया, सिलिकॉन का क्रिस्टल में आपने फास्फोरस को मिला दिया, ठीक है। तो देखिए क्या ही होगा, मान लो बहुत सारा फास्फोरस को आपने मिला दिया, तो देखिए आपको मालूम है कि फास्फोरस तो 5 बॉन्ड बनाता है, तो इसका पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये इसका पास क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या है हम लोग का, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो इसका वजह से कंडक्टिविटी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर किसका वजह से होता है, होल का वजह से। एन टाइप सेमीकंडक्टर किसका वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का वजह से होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये समझ में आया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रही है तो। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमको उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, नोट बना लेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर का बारे में। तो आज की क्लास को हम लोग यही में ख़त्म कर देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।